राज्यपाल के कार्य और उनकी शक्तियाँ क्या है? बिहार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति व कार्य: कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति और वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति। कार्यकारी शक्ति क्या क्या है कि औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से राज्य का प्रथम व्यक्ति है। कार्यकारी शक्ति के संबंध में नियम है। मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है। महाधिवक्ता की नियुक्ति है। राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है। आपातकाल की सिफारिश राष्ट्रपति से। विधायी शक्ति इसके क्या है? राज्य विधानसभा का सत्र बुलाता है, आहूत करता है, सत्र भाषण करता है, विघटन करता है। बिहार विधानसभा सत्र को संबोधित करता है, अध्यादेश जारी करता है, राज्य विधानसभा सदस्य का मनोनयन करता है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित करता है, विधेयक पर निर्णय देता है, एक अगले इंडियन की नियुक्ति करता है, प्रति विधेयक पर राज्यपाल और विधेयक की सबकी स्वीकृति पर रोक है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित पुनर्विचार के लिए रखता है। वित्तीय शक्ति क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण विधानसभा के पटल पर रखता है, धन विधेयक की पूर्व स्वीकृति करता है, आकस्मिक निधि का प्रयोग करता है, राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। न्यायिक शक्ति क्या है कि क्षमादान की शक्ति है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है, स्थानांतरण प्रोन्नति है। राज्यपाल भारत के संविधान के तहत नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है, जिसके संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधान प्रमाण दिया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अर्थात इसके चुनाव में राज्य की जनता का कोई योगदान नहीं रहता है, अर्थात राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में स्थापित किया जाता है, जिससे ये प्रतीत होता है कि राज्यपाल केंद्र व राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल के पास खुद का कोई विशेषाधिकार नहीं होता है, अर्थात सभी कार्यों के संपादन और कार्यान्वयन के लिए मुख्यमंत्री से सलाह पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्यपाल उस राज्य का नागरिक नहीं होता जहाँ का वह राज्यपाल होता है। इन सब कमजोरियों और शक्ति विहीन तथ्यों के विपरीत कुछ विशेष अधिकार नहीं होता है। इसके अर्थात सभी कार्यों के संपादन और कार्यान्वयन के लिए मुख्यमंत्री से सलाह पर निर्भर रहना पड़ता है तथा पद को सुशोभित करता है और इसकी अनिवार्यता को बनाए रखता है। चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। विश्वास मत हासिल न होने पर मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी का मामला है। मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को भंग करना। इन तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है। राजनीति का अपराधीकरण एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। राजनीति का अपराधीकरण एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक लोकसभा के 43% सदस्य और विधानसभा के 36% सदस्यों पर आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है, जिनमें 29% लोकसभा सदस्य पर हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। आपराधिक चरित्र वाले प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपरिहार्य लोकतंत्र का मजाक उड़ाता हुआ प्रतीत होता है। यह लोकतंत्र को निम्न रूप से प्रभावित करता है: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बाधित करता है। ये अपने बाहुबल और धन बल से प्रतिनिधि के खिलाफ असहयोग और असौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करता है। लोकतंत्र की नैतिक व्यवस्था है। लोकतंत्र सुशासन को प्रभावित करता है, क्योंकि कानून तोड़ने वाला ही कानून का निर्माण कर्ता बन जाता है। काला धन मुख्यतः भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी करती है। उपरोक्त प्रभाव भारतीय लोकतंत्र को संकुचित करते हैं। अतः जनप्रतिनिधि में बढ़ रहे आपराधिक प्रवृत्ति का कारण निम्न है: राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी। जनप्रतिनिधि कानून के हिसाब से चुनाव लड़ने की योग्यता दोष सिद्धि पर ही है। दलों का दोषी उम्मीदवार से राजनीतिक लाभ। सदस्यों का रॉबिन हुड प्रवृत्ति से जनता में साख अधिक। न्यायपालिका में सुधार का मसौदा। लगभग सभी उम्मीदवारों पर आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज होने से विकल्प का अभाव है। आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति का जीतने की संभावना का अधिक होना। ये जेल में रहकर भी चुनाव जीत जाते हैं। जनता की आपराधिक रिकॉर्ड से ज्यादा जातिवाद और सांप्रदायिकता में रुचि लेना। लगभग सभी उम्मीदवारों पर आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज होने से विकल्प का अभाव है। आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति के जीतने की संभावना अधिक होती है। ये जेल में रहकर भी चुनाव जीत जाते हैं। जनता की आपराधिक रिकॉर्ड से ज्यादा जातिवाद और सांप्रदायिकता में रुचि होती है। वर्तमान कानून के क्रियान्वयन में कमी, आचार संहिता, सुप्रीम कोर्ट आदेश आदि। उपरोक्त समस्याओं से निपटने के लिए सरकार की प्रयास निम्नलिखित है: आरपीए एक्ट की धारा 7 से 11 तक में उम्मीदवार की अयोग्यता का आधार, जिसमें धारा 8 दोषी साबित किए जा चुके
राजनेता का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। प्रत्याशियों की धन खर्च की सीमा निर्धारित, हालांकि दलों पर प्रतिबंध नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ प्रयास, जैसे कि पार्टी के आपराधिक आधार वाले उम्मीदवार के चयन की उपयुक्त आधार बताने के साथ साथ उम्मीदवारों के अपराध की विस्तृत जानकारी का प्रकाशन करना। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ प्रयास किया गया। पार्टी के आपराधिक आधार वाले उम्मीदवार के चयन की उपयुक्त आधार बताने के साथ साथ उम्मीदवार के अपराध की विस्तृत जानकारी का प्रकाशन करना है। ये प्रकाशन चयन के 48 घंटे के अंदर एक राष्ट्रीय अखबार, एक क्षेत्रीय अखबार एवं एक स्थानीय मीडिया पर करना होगा। प्रकाशन के 72 घंटे के अंदर निर्वाचन आयोग को सूचना अवमानना की स्थिति में पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ अनुच्छेद 129 एवं अनुच्छेद 142 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ न्यायिक सुधार, इसके अलावा अन्य उपाय किए गए। न्यायिक सुधार, राज्य फंड से चुनाव, दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा था इसके लिए कुछ न्यायिक सुधार की आवश्यकता है। इसमें राज्य फंड से चुनाव खर्च का जो है वो व्यवस्था करना होगा। मजबूत चुनाव आयोग होना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पारदर्शी बनाना होगा। नोटा का व्यवहारिक स्वास्थ्य का क्रियान्वयन करना होगा। जनता को जागरूक कर मतदान में परिवर्तन आदि। उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि चुनाव में दिनों दिन आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जन जागरूकता, विकासात्मक राजनीति आदि के माध्यम से इसमें कभी कमी लाई जा सकती है। पंचायती राज व्यवस्था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था व ग्राम पंचायत जैसी संस्था प्राचीन काल से ही अस्तित्व में रही है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम पंचायत जैसी संस्था प्राचीन काल से ही अस्तित्व में रही है। चोलकालीन, उत्तर मेरूर कालीन अभिलेख में से चोलों के स्थानीय स्वशासन का उल्लेख प्राप्त होता है। गांधी जी लोकतंत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। उनके विचारों का दर्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखा जाता है, जहाँ आर्टिकल 40 में राज्य को निर्देशित है कि वह प्रभावशाली पंचायती राज संस्था की स्थापना करे। देश में प्रभावशाली पंचायती राज संस्था की स्थापना के लिए अनेक समिति का गठन किया गया है। समितियां क्या है? बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज, LM सिंघवी समिति पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। ये पंचायती राज की दिशा में पहला कदम था। विभिन्न समिति के रिपोर्ट के बाद अंततः 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित हुआ और 24 अप्रैल 1995 में पंचायती राज कानून लागू हुआ। अर्थात अब प्रत्येक राज्य अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया गया। ये अब संवैधानिक कानून बन गया है। उद्देश्य क्या है? पंचायती राज को कानूनी दर्जा देने का उद्देश्य है जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना और सत्ता के विकेंद्रीकरण को लागू करना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के साथ न्याय और राजनीतिक नेतृत्व में वंचित वर्गों को आरक्षण प्रदान करना। 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं क्या है? त्रिस्तरीय संरचना, जैसे कि जिला, प्रखंड और गाँव, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। ये 2 या 2 से अधिक गाँवों को मिलाकर ग्राम पंचायत का निर्माण। आबादी 5000 हो, उसके ऊपर प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद के निर्माण का प्रावधान है। गांव के सभी पंजीकृत मतदाता गांव के मुखिया एवं सरपंचों को प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं तथा 21 वर्ष आयु प्राप्त व्यक्ति मुखिया का चुनाव लड़ सकता है। ग्राम सभा, राज्यों को निर्देश है कि वे प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम सभा का गठन करेगा। इस ग्राम सभा में गांवों के सभी पंजीकृत मतदाता 18 वर्ष आयु प्राप्त सदस्य होते हैं। यही महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। कार्यकाल हो गया पंचायत का, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। वित्त आयोग, राज्य पंचायतों को वित्तीय संसाधनों के आवंटन के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है। सामाजिक न्याय, SC ST को जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। लैंगिक न्याय, महिलाओं को 33%, महिलाओं को 35% आरक्षण का प्रावधान है। बिहार सहित अनेक राज्यों में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। पंचायतों को 11वीं अनुसूची में 29 विषयों पर कानून बनाने का एवं करारोपण का अधिकार है, जैसे भूमि, शिक्षा, कृषि, लघु सिंचाई, सामाजिक वानिकी, कुटीर उद्योग इत्यादि। पंचायतों को करारोपण एवं कर संग्रह का अधिकार है। पंचायती राज संस्थाओं के प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं होने के कारण निम्नलिखित है। पंचायतों को भले ही संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो, लेकिन उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं वो राज्य सरकारों के ऊपर वित्तीय रूप से निर्भर है। पंचायत में पंचायतें कौन कौन से कर आरोपित कर सकती हैं, वे स्पष्ट नहीं है। शिक्षा की कमी होने के कारण अनेक सरपंच और मुखिया शिक्षित नहीं होते हैं। कुछ राज्यों में जैसे राजस्थान इत्यादि में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 10वीं तक परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है।
राज्य विधायिका को ये अधिकार है कि वह उस हद तक सत्ता हस्तांतरण करेगी। अभी भी पंचायती राज व्यवस्था नौकरशाही पर निर्भर है। ज़्यादातर महिला सरपंच पढ़ी लिखी नहीं होती है एवं उनके स्थान पर उनके पति मुखिया और सरपंच का कार्य करते हैं, जिन्हें सरपंच पति कहते हैं। समग्रतः पंचायती राज व्यवस्था भारत में काफ़ी हद तक सत्ता के विकेंद्रीकरण में सफल रही है। दक्षिण भारत के राज्यों में अनेक पंचायतें महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं, अतः इस संस्थान को और सफल बनाने के लिए राज्य सरकारों को इन्हें और अधिक अधिकार देना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा। राष्ट्रपति का क्षमादान और शक्ति। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रदान होने के कारण समुचित कार्यपालिका शक्तियाँ इसी में निहित होती है, राष्ट्रपति में। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति विभिन्न शक्तियों को धारण करता है। राष्ट्रपति की शक्ति क्या है? जैसे कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायपालिका शक्ति, आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति क्या है? अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति निम्न व्यक्तियों को क्षमादान की शक्ति रखते हैं: संघ सूची से संबंधित विषयों के अपराधी, कोर्ट मार्शल के दंड को समाप्त करने की क्षमता, मृत्यु दंड को क्षमादान की क्षमता। उपरोक्त न्यायिक शक्तियों में उनकी विशिष्टता के आधार पर क्षमादान की शक्ति का वर्गीकरण किया गया है। क्षमादान कितने तरह का होता है? 5 तरीके का होता है। एक है पैरडन, क्षमा। अभियुक्त के सभी प्रकार के अपराधों, मृत्यु दंडों को दंड मुक्त करने की शक्ति होती है। लघुकरण, कम्युलेशन, दंड के प्रकार में परिवर्तन की शक्ति या मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने की शक्ति। परिहार हो गया रिमिशन, दंड की अवधि को कम करने की शक्ति। विराम हो गया रेस्पाइट, निलंबन हो गया रिप्राइव। क्षमादान के अनुरोध की अवधि तक सजा का क्रियान्वयन और स्थगन। हाल ही के दिनों में निर्भया केस के आरोपियों के द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका की अपील दायर करने से ये प्रतीत हुआ कि याचिकाओं के माध्यम से न्याय की प्रक्रिया को विलंबित किया जा रहा है। इसे न्याय में देरी के परिणाम स्वरूप न्याय में इनकार की बात की जा रही है, जो 24/7 के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर बहस का सार्वजनिक विषय बना हुआ है। इस विषय को निम्न दृष्टिकोण से विश्लेषित कर सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था व संविधान के समस्त प्रावधान। जैसे भारतीय संविधान विधि के शासन पर आधारित शासन की वकालत करता है। इसमें विधियों के समक्ष संरक्षण का प्रावधान भी है, जिसके अनुसार पृथक परिस्थितियों में पृथक व्यवहार का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के समक्ष सभी अभियुक्तों को क्षमादान याचिका दायर करने का अधिकार है। इसके तहत उन्हें अपने संविधान प्रदत्त अधिकार का उपयोग किया है। निलंबन के अधिकार शक्तियों के तहत राष्ट्रपति की याचिका पर विचार, जिसमें समय सीमा का उल्लेख नहीं है, में क्षमा करने का आधार उसके परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव, समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर राष्ट्रपति क्षमादान के पक्ष में या विपक्ष में निर्णय देते हैं। इस समय लगना तर्क संगत है। बिहार के केहर सिंह वाद में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति को संवैधानिक बताया है, व्यक्तिगत नहीं। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से सलाह ले सकते हैं। मारूराम वाद में अनुच्छेद 72 के तहत प्रदत्त शक्तियों का न्यायिक पुनरावलोकन को अधीन रखा है, अतः इन प्रावधानों में क्षमादान पर निर्णय में उचित समय लेना तर्क संगत है। मीडिया ट्रायल, 24/7 की मीडिया ट्रायल से भी यह मत बनने लगा कि देरी राष्ट्रपति के शक्तियों के कारण हुई है। बहुमतवाद, संविधान तथा संविधानवाद के आदर्श बहुमतवाद की शर्त पर नहीं होने चाहिए। राष्ट्रपति पर अनावश्यक दबाव हो या राष्ट्रपति की याचिका पर निर्णय में देरी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए, न कि बहुमतवाद पर आधारित। क्षमा याचिका की समयबद्धता, विवेकाधिकार के अधीन प्राप्त क्षमादान की शक्ति की कोई तय सीमा नहीं है। इसका दुरुपयोग राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। राजीव गांधी की हत्या, पीओ कारावास, अफजल गुरु की फांसी की समय को कई विशेषज्ञों ने राजनीतिक अवसरवादिता कहा है, अतः राष्ट्रपति की संस्था की गरिमा को बनाए रखने के लिए मृत्युदंड के अपराध में क्षमादान की सीमाबद्धता आवश्यक प्रतीत होती है। राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार। भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के बामर संविधान से प्रेरित है। यह संविधान के भाग 18 आर्टिकल 352 से 360 में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान केंद्र सरकार को किसी असामान्य पद्धति से प्रभावी रूप से निपटने के लिए शक्ति प्रदान करती है। संविधान के भाग 8, जिसके तहत केंद्र सरकार को विशेष
शक्ति प्राप्त होती है। संविधान में उन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और संविधान की सुरक्षा करना है। भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। आपातकालीन प्रावधान आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 राज्य आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल आर्टिकल 360, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब की जाती है जब युद्ध, वाद्य और आक्रमण या सशक्त विद्रोह के कारण देश या उसका कोई भाग खतरे में हो। इसके तहत देश का संघीय ढांचा समाप्त हो जाता है। इस आपातकाल के लिए राष्ट्रीय कैबिनेट के लिखित अनुशंसा के आधार पर उसकी घोषणा करते हैं। इस घोषणा का अनुमोदन संसद से 1 माह के अंदर होना आवश्यक है। इस आपातकाल के दौरान संसद का कार्य 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और ये कितनी बार किया जा सकता है, इसको वापस लेने के लिए राष्ट्रपति घोषणा में कमी भी वापस ले सकता है। इसके तहत राज्यों की कर्मकारी और विधायी शक्ति केंद्र सरकार के पास चली जाती है, अपितु राज्य विधानमंडल भंग नहीं होता है। केंद्र का राज्य को किसी भी प्रकार का कार्यकारी निर्देश देने का अधिकार है। संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। इसके लागू होने पर मौलिक अधिकारों का भी निलंबन हो जाता है। आर्टिकल 19 या राष्ट्रपति द्वारा निलंबित कर दिया जाता है। इसे मौलिक अधिकार कहते हैं। अन्य मौलिक अधिकार 3 बार 1962, 1971 और 1975 में आपातकालीन की घोषणा की गई थी। संवैधानिक आपातकाल संविधान में उल्लेख है कि राज्य सरकारें संविधान में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार शासन करेगी। यदि आर्टिकल 355 के अनुसार केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि केंद्र राज्य सरकारें संविधान के अनुरूप ही कार्य करेगी। अगर राज्य सरकारें संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करती है, तब संवैधानिक तंत्र की विफलता के होने की स्थिति में केंद्र राज्य सरकारों को अपने नियंत्रण में ले सकता है। वस्तुतः इसे प्रचलित रूप से राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राज्यपाल की अनुशंसा पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इस पर सदैव विवाद बना रहता है। सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग इस पर अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के अनुसार जब देश की वित्तीय स्थिति संकट में हो तो यह आपातकाल लगाया जा सकता है। केंद्र के द्वारा 2 माह के अंदर संसद से इसकी स्वीकृति अनिवार्य है। इसके तहत केंद्र राज्यों के वित्त संबंधी निर्देश दे सकती है। राज्य सेवा के सेवकों के वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है। केंद्रीय सेवा के कर्मियों और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के वेतन एवं भत्ते में कटौती की जा सकती है। आपातकाल राष्ट्र का मौलिक अधिकारों पर प्रभाव है। आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 से संबंध, आर्टिकल 359 आर्टिकल 20-21 को छोड़कर अन्य सभी से संबंध है। तो आर्टिकल 358 इसके तहत अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मौलिक अधिकार 6 मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान आपातकाल की उद्घोषणा के साथ में 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ये संपूर्ण देश में लागू होता है। इसका पूर्ण रूप से निलंबन होगा सिर्फ बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा से ही यह प्रभावी होगा। बाह्य आक्रमण से आर्टिकल 358 लग जाता है। आर्टिकल 359 इसके तहत आर्टिकल 19 को छोड़कर आर्टिकल 20-21 को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार के निलंबन का प्रावधान है। अन्य मूल अधिकारों के निलंबन स्वतः रूप से नहीं होंगे। आर्टिकल 359 राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। ये बाह्य आक्रमण और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह दोनों के तरह के आपातकाल की स्थिति में लागू हो सकती है। ये राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि तक लागू रह सकती है। संपूर्ण देश या उसके किसी एक भाग में इसे लागू किया जा सकता है। अतः आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। समग्र हो गया। आपातकाल किसी देश में केंद्र सरकार को विषम स्थिति से निपटने के लिए विशेष प्रकार की शक्ति एवं अधिकार प्रदान करता है, जिससे सरकार देश में सामान्य स्थिति को पुनः बहाल कर सके। इसमें मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का भी प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता और क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता और क्षेत्राधिकार। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारतीय संविधान के अनुसार इसकी शक्ति जनता के हाथों में है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संसद की व्यवस्था की गई है, जिसके 3 प्रमुख अंग हैं। यह हम कह सकते हैं ये तीनों अंग ही मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, जैसे कि संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों अंगों अर्थात लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के सम्मिलित प्रयास में कानून बनते हैं, जिसके क्रियान्वयन के लिए 3 प्रमुख अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिनके कार्य निम्नलिखित है। विधायिका ये देश के लिए कानून बनाने का काम करती है। कार्यपालिका ये बनाए गए विधि और कानून को सुचारू रूप से लागू करवाने का कार्य करती है। न्यायपालिका इस बात को आश्वस्त करती है कि बनाया गया कानून जनता के हितों
को सर्वोपरि मानकर बनाया गया है और संवैधानिक मर्यादा और दायित्वों के प्रति सजग है। चूंकि कार्यपालिका और विधायिका के ऐसे तंत्र हैं जहां पर ऐसे लोगों की उपस्थिति होती है जो दोनों जगह कार्यरत होते हैं। एग्जाम्पल हो गया, देश का प्रधानमंत्री विधायिका व कार्यपालिका का अभिन्न अंग है। ऐसी स्थिति में ऐसी संभावनाएं उत्पन्न होती है कि जिसे उनके द्वारा बनाया गया कानून परस्पर लाभ के उद्देश्य से बने हो। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका की जिम्मेदारी और जवाबदेही प्रखर रूप से उभर कर सामने आती है, जिसमें बनाए गए कानून की पृष्ठभूमि की जांच असंभावी हो जाती है। और इसके मद्देनजर भारतीय संविधान के द्वारा उच्चतम न्यायालय के स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए निम्न प्रयास किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए संवैधानिक अधिकार का उपबंध क्या है? जैसे संविधान अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक कर दिया गया है, अर्थात कार्यकारिणी को न्यायिक शक्तियों को रखने का अधिकार नहीं है। अर्थात कार्यकारिणी को न्यायिक शक्ति को अपने रखने का अधिकार नहीं है। इन पर भारतीय व्यय संचित निधि पर होते हैं, जिसे संसद में बहस नहीं किया जा सकता है। और न्यायालय के कार्यक्षेत्रों और विशेष अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती है। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक, ताकि अपने निर्णयों को देने में देश के भविष्य को भी ध्यान रखे। कार्यकाल की सुरक्षा और गारंटी, जिससे न्यायाधीशों को स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय लेने की शक्ति प्रदान करता है। न्यायाधीशों और न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति में राष्ट्रीय न्यायिक अधिकारियों की ही सलाह लेता है, जो राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करता है। उच्चतम न्यायालय की शक्ति और क्षेत्राधिकार। मूल अधिकार क्या है? जैसे संसदीय संघीय ढांचे के विभिन्न अंगों के बीच के विवादों के निपटारे के लिए उनमें प्रमुख विवाद है केंद्र व एक या एक से अधिक राज्य, केंद्र, राज्य या अन्य राज्यों और राज्यों के समूह के बीच में दो या दो से अधिक राज्यों के बीच के विवाद को उच्चतम न्यायालय की शक्ति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। मूल क्षेत्राधिकार में उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। आर्टिकल 32। अपीलीय क्षेत्राधिकार। भारत की न्याय व्यवस्था एकहरी है, अर्थात अपील को क्रमवार रूप से उच्चतम न्यायालय तक ले जाने का प्रावधान है। सलाह देने का अधिकार। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। सलाह देने का अधिकार। अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को आवश्यकता अनुसार विभिन्न मसलों पर संवैधानिक सलाह दे सकता है। अभिलेख न्यायालय। उच्चतम न्यायालय दिया गया कोई भी निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के लिए अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि संविधान के द्वारा स्थापित लोकतंत्र शासन व्यवस्था को सुचारू और कानून व्यवस्था के अनुरूप चलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय एक सजग और प्रहरी के रूप में काम करता है। संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय शासन व्यवस्था राष्ट्रीय सरकार व क्षेत्रीय सरकार की प्रवृत्ति के आधार पर इसे दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एकल या एकात्मक सरकार। इसमें संसद शक्तियों एवं कार्यों की केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती है। संघीय सरकार। इसमें कार्य व शक्तियों को संवैधानिक रूप से केंद्र और क्षेत्र आधार पर विभाजित होने होते हैं और दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र का स्वतंत्र पूर्वक प्रयोग करते हैं। यूएसए, फ्रांस और चाइना। परंतु भारतीय संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जिसमें शासन एकात्मक सरकार के साथ साथ संघीय सरकार की विचारधाराओं के साथ मिलकर चलती है। अर्थात हमारे संविधान विशेषज्ञों ने दोनों प्रावधानों के महत्वपूर्ण तथ्यों को हमारी शासन व्यवस्था में समाहित करने का प्रयास किया है, जिसे हम निम्न रूप से समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था जो है ये द्विसदनीय व्यवस्था है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, कठोर संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, शक्तियों का विभाजन है, उसके बाद लिखित संविधान है, उसके बाद द्वैध राज्य पद्धति है, उसके केंद्र राज्य स्तर पर सरकारों की शक्ति का विभाजन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अनुच्छेद 375, 22 और 12 जो है सरकारों की शक्ति का विस्तृत निवारण टकराव के हटाने के लिए है। उसका एकात्मक विशेषता क्या है कि सशक्त केंद्र है, एकल संविधान है, संविधान का लचीलापन है, आपातकालीन उपबंध है, एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत नागरिकता है, अविरल भारतीय सेवाएं हैं, अनश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है, राज्य सूची के विषय पर केंद्र की सर्वोच्चता है विशेष परिस्थिति में। परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान संघीय प्रणाली, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच एक मजबूत बॉन्डिंग की अनुशंसा की जाती है, का अभाव देखने को मिलता है। और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत की संघीय प्रणाली अपनी पारस्परिक संघीय व्यवस्था से भटक गई है। राज्यों के बीच क्षेत्रीय विवाद। महाराष्ट्र व कर्नाटक के बीच बेलगाम विवाद है, नदी जल बंटवारा विवाद, कावेरी जल विवाद, क्षेत्रीय दलों का उद्भव व उनका सरकार में आना।
क्षेत्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नए राज्यों का गठन और राज्यों के द्वारा अपनी स्वायत्तता को बरकरार रखने के लिए केंद्र के हस्तक्षेप के लिए प्रतिक्रिया। अतः उपरोक्त विषयों के आधार पर संघ राज्य के बीच की स्थिति को संघीय प्रणाली के संदर्भ में देखा जा सकता है। क्वेश्चन है कि एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव योजना का तात्पर्य है कि राज्यों में एक ही बार चुनाव का आयोजन करना। अर्थात भारतीय संदर्भ में बात करें तो हम भारत के अर्थात केंद्र का चुनाव और सभी राज्यों के चुनाव को एक ही बार करवाना। भारत राज्यों का संघ है और यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था है तथा संघ को राज्य के समूह के रूप में परिभाषित है। अर्थात संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था का रूप झलकता है। हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों के चुनाव का आधार अप्रत्यक्ष चुनाव है। यह जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव अपने मतदान के आधार पर करती है। केंद्र और राज्य के चुनाव का समय अंतराल भी 5 वर्ष का है। ऐसे में इस बात पर समय समय पर जोर दिया जाता है कि क्यों न इन चुनावों को एक साथ कराया जाए जिससे चुनाव में आसानी हो। इसके सकारात्मक पहलू को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। चुनाव में पैसे का अवयव काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है और ऐसे में चुनावों को एक साथ कराकर 25 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों 25 कहा 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों पैसे के अपव्यय पर रोक लगाकर इसका उपयोग आर्थिक समृद्धि में किया जा सकता है। चुनाव के समय बाधित कार्य जैसे सरकारी कामकाज, स्कूल, कॉलेज इत्यादि को काफ़ी कम किया जा सके। आचार संहिता लागू होने से चुनाव तक की गतिविधि पर रोक लग जाने से सरकारी तंत्र स्थिर पड़ जाता है। चुनाव पूर्व की राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावों में लग जाती हैं जिससे सरकार की अवधारणा एवं उसके कार्य में अवरोध पैदा होता है। इन सब विषयों की रूपरेखा देखकर चुनाव को एक साथ कराए जाने के लाभ अनगिनत है, परंतु भारतीय परिप्रेक्ष्य में जहाँ राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय पार्टियों की भरमार है, वो ये बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे कि चुनाव एक साथ कराया जाए। त्रिशंकु चुनाव का डर, चुनाव के समय अंतराल में अंतर, चुनाव की समय अवधि 5 वर्ष को बनाए रखना मुश्किल है, राजनीतिक तोड़ मरोड़ से उत्पन्न परिस्थिति, दलगत भावनाएं, क्षेत्रीय पार्टियों की उपस्थिति का गौण हो जाना, संपूर्ण भारतवर्ष में चुनाव की स्थिति पूरे कार्य की रूपरेखा पर प्रभाव डालेगी। प्रशासनिक तंत्र की उपलब्धता, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इतने बड़े स्तर पर होने में साथ ही चुनाव कर्मियों की संख्या। अतः उपरोक्त कारणों के कारण सरकार के द्वारा इच्छा जाहिर करने के बाद भी इस प्रकार की व्यवस्था का वास्तविक धरातल पर घटित होना लाजमी नहीं लगता है। आवश्यकता है समन्वय और शांतिपूर्ण समाधानों का। सामाजिक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड संघवाद आधारित भारतीय शासन प्रणाली में विविधता को व्यापक स्थान दिया गया है। भारत जैसा महाद्वीपीय आकार के देश का एक रूपता उसका विविधता को सबल बनाकर ही प्राप्त करने का विचार संविधान सभा को था। अतः समान नागरिक संहिता को निर्देशक तत्वों के अपरिवर्तनीय भाग में रखा गया है। अनुच्छेद 44 में वर्णित समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि भारत के सभी धर्म के नागरिक के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून होना चाहिए। इन व्यक्तिगत कानून में विवाह, तलाक, गोद लेने के प्रावधान है। समान नागरिक संहिता को संविधान सभा के द्वारा से विभेद को उन्मूलित करना था जो कि विभाजन के कारण कमजोर पड़ गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 44 तथा अनुच्छेद 25(1) में समान नागरिक संहिता को अपरिवर्तनीय रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता को मूल अधिकार के रूप में प्रदान कर संविधान में अल्पसंख्यकों के विश्वास को बनाए रखा गया है। समान नागरिक संहिता से जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं? शाहबानो केस। इसमें सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता लागू करने का आदेश दिया था जिस पर तत्कालीन सरकार ने मुस्लिम महिला दहेज संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया। डेनियल लतीफ़ी बाद तलाक बिद्दत ट्रिपल तलाक पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिए जो समान नागरिक संहिता को व्यवहार में लागू करने की ओर उठाया गया कदम जैसा प्रतीत होता है। ट्रिपल तलाक के बाद भारत सरकार ने विधि आयोग से अनुशंसाएं मांगी थी जिसके कुछ प्रमुख अंश इस प्रकार हैं। भारतीय बहुलतावादी संस्कृति के साथ साथ महिला अधिकारों की सर्वोच्चता को भी प्रमुखता दी जानी चाहिए। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में महिला अधिकारों को प्राथमिकता देना प्रत्येक धर्म और संस्थान का कर्तव्य बताया है। समाज में उपस्थित रूढ़िवादी प्रथाओं की समीक्षा कर विधि आयोग ने निजी कानूनों को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता बताई है। मानव अधिकारों को सर्वमान्य निजी विधियों की तुलना में वरीयता की स्तुति विधि आयोग ने अपने रिपोर्ट में की है।
बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से विवाह की मानक आयु 18 वर्ष तथा करने की सिफारिश की गई है। आधुनिक समाज के निर्माण में समानता की अवधारणा का व्यापक महत्व है। समान नागरिक संहिता को लागू करने से पूर्व भारतीय संविधान के आदर्शों को व्यवहार में लाने की आवश्यकता है, जिसमें अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की भावना, जनजातीय समुदायों की परंपराओं तथा स्थानीय रीतियों का भी ख्याल रखना होगा। भारत की संविधान सभा ने भी समान नागरिक संहिता को लागू करने से पूर्व जिन अनुकूल परिस्थितियों का जिक्र किया है उसे भी राज्य द्वारा स्थापित करना होगा। विधि आयोग की रिपोर्ट में समान नागरिक संहिता को लैंगिक न्याय से जोड़कर बताया गया है। 21वीं शताब्दी के बदलते परिवेश में सामाजिक संरचना की परिवर्तनीयता सामाजिक सौहार्द बनाकर की जानी चाहिए, जिसको समान नागरिक संहिता के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। क्वेश्चन है संविधान के नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति के माध्यम से ग्रेनविल ऑस्टिन। नीति निर्देशक तत्व जो है ये सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है। ठीक है, ये सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है। किसने कहा था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान के भाग 4 के निर्देशक तत्व के माध्यम से भारत में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य रखा गया है। अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित निर्देश तत्व राज्य के रूप में भारत को एक आदर्श राज्य के रूप में निर्देशित और राज्य के नीति निर्माण के लिए निर्देश और नागरिकों के लोक कल्याण के रूप में निर्देश है। निर्देशक तत्वों में गांधी जी के विचार प्रत्यक्ष सम्मिलित है। वही सामाजिक तथा उदारवादी तत्वों का भी प्रावधान है, जिसमें भारतीय संविधान को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा गया है। लोकतंत्र स्वतंत्र भारत के समक्ष तत्कालीन आर्थिक कठिनाइयों व सुगठित प्रशासनिक क्षमता के अल्प विकास के कारण निर्देशित तत्वों को आबाद योग्य रखा गया है तथा अनुच्छेद 37 के तहत ये राज्यों को निर्देश भी करता है। विगत 70 वर्षों के लोकतंत्र की यात्रा और राज्य व्यवस्था में राज्य ने निर्देशक तत्वों को समय अनुसार लागू करके लोक कल्याणकारी होने का परिचय दिया है। भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रवर्तन के प्रयास से किए गए अनुच्छेद 46 में वर्णित दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और तथा आर्थिक संबंधी हितों की अभिवृद्धि अन्याय में से सुरक्षा के प्रावधान को रखकर सर्वप्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 15(4) के अनुरूप में संशोधित किया गया था। इसमें सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर राज्य द्वारा विशेष प्रबंधन किया गया। इसमें निर्देशक तत्वों को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भूमि संबंधी सुधार लाकर अनुच्छेद 39(b)(c) की आर्थिक संसाधनों के विकेंद्रीकरण की कोई मूल अधिकारों जैसे अनुच्छेद 14, 19 और 31 जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित थे ऊपर प्राथमिकता दी गई है। संपत्ति के अधिकार को सीमित करते हुए भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित विधियों का निर्माण किया गया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, प्रीवी पर्स की समाप्ति तथा 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का प्रयोग नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन की दिशा में बढ़ाया गया कदम था। वर्तमान में अनुच्छेद 48A में वर्णित पर्यावरण संरक्षण के निर्देश को बिहार जैसे राज्य में जल जीवन हरियाली मिशन के रूप में क्रियान्वित किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा शराबबंदी लागू की गई है। आर्टिकल 47 जिसे न्यायालय में आर्टिकल 19 व्यवसाय की स्वतंत्रता की तुलना में सही सिद्ध करते हुए सामाजिक न्याय के लिए पहलकदमी बताया गया है। यह नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का अन्य उदाहरण है। इसके अतिरिक्त जीवन स्तर को गांधीवादी तरीके से संबद्ध करने के लिए 73वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 40 को लागू करते हुए पंचायती राज को विकेंद्रीकृत लोकतंत्र संवैधानिक दर्जा दिया गया है। शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 45 स्पष्ट रूप से परिवर्तनीय बनाए रखने के लिए इसे मूल अधिकार की श्रेणी में डाला गया है। कोरोना पश्चात प्रशासन में देश में कल्याणकारी रूप के सुगठित करते हुए कृषि और किसान कल्याण की अनेक योजनाएं घोषित की हैं। ये निर्देशक तत्वों के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाया गया है। उपरोक्त उल्लेखित विषयों के अतिरिक्त राज्यों ने मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, श्रम सुधार, रोजगार आदि की योजनाओं से निर्मित नीति निर्देशक तत्वों को अपनाकर कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को विस्तार दिया है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद ने न्यायालय में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच के संबंध को समन्वयकारी और सामंजस्य कहा है। वर्तमान उत्तर कोरोना काल में राज्य को अपने कल्याणकारी स्वरूप को विस्तारित करते हुए निर्देशक तत्वों को वाद योग्य बना देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि 70 वर्षों के लोकतांत्रिक विकास के साथ देश ने आर्थिक विकास को भी प्राप्त किया है।
इस आर्थिक समृद्धि को मानव समृद्धि में परिणत करने के लिए निर्देशक तत्वों में खाद्य सुरक्षा आर्टिकल 47, बेहतर श्रम कानून, रोजगार के अधिकार आर्टिकल 41 को भी मूल अधिकार में शामिल करके इनकी परिवर्तनीयता सुनिश्चित की जानी चाहिए। खाद्य सुरक्षा को भी जो है फंडामेंटल राइट्स में शामिल करना चाहिए और श्रम और रोजगार को भी शामिल करना चाहिए। सोशल रिफॉर्म्स। राजनीति में जाति की भूमिका क्या है? जाति हमारे सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है, प्राचीन काल से ही रही है। आज भी बेटी विवाह, खान पान, मतदान, व्यवहार आदि में जाति व्यवस्था की अहम भूमिका है। जाति व्यवस्था प्राचीन काल से प्राचीन वर्ण व्यवस्था का बंद रूपांतरित स्वरूप है। जाति का निर्धारण जन्म से होता है, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही मतदान व्यवहार में जाति अहम भूमिका निभा रही है। हालांकि प्रारंभ में ये भाई बंधु के संबंध पर आधारित थी, लेकिन समय के साथ निम्नलिखित परिस्थिति में पिछड़े और दलितों में राजनीतिक जागरूकता आई एवं यह व्यवस्था और सशक्त हो गई है। पिछड़े एवं दलितों का प्रतिनिधित्व कम होना, आपातकाल के दौरान कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, कमंडल कमीशन के बाद जातीय स्तर पर ध्रुवीकरण, कश्मीरी पंडितों की हत्या और बाबरी मस्जिद की ध्वस्तीकरण के बाद सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकरण, गठबंधन युग के बाद केंद्र सरकार की स्थिति कमजोर होना आदि है। उपरोक्त कारणों ने जाति व्यवस्था को मजबूत किया और कई जाति और धर्म आधारित आयोग का भी गठन किया, जैसे SC/ST आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा जाति आयोग। जाति की राजनीति में भूमिका निम्न रूप से देखी जा सकती है। पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों का चयन जातिगत आधार पर किया जाता है। सरकार का गठन जातिगत प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। चुनाव के समय दलों और उम्मीदवारों द्वारा जातिगत रूप से ध्रुवीकरण का प्रयास किया जाता है। जनता की मतदान व्यवहार में जाति सबसे अहम है। कई राजनीतिक पार्टियों का गठन और समाप्ति का आधार बनती है। राजद, RJD, मुस्लिम प्लस यादव। RJD जो है मुस्लिम और यादव का गठबंधन है। JDU जो है कुशवाहा, कोयली और अन्य पिछड़ा वर्ग का गठबंधन है। भाजपा जो है उच्च जाति का गठबंधन है और लोजपा जो है दलित का गठबंधन है। हम जो है ये महादलित का गठबंधन। उपरोक्त जातिगत मतदान से निम्नलिखित सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। पॉजिटिव प्रभाव क्या है कि पिछड़ी जाति दलित वर्ग का राजनीतिक उत्थान हुआ है, इनका एक दबाव समूह के रूप में उदय हुआ है। समावेशी विकास और अर्थव्यवस्था में समृद्धि के साथ साथ कल्याणकारी चरित्र भी उभरा है। नेगेटिव राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ है, सौहार्दपूर्ण वातावरण का अभाव है, आरक्षण का स्थायीकरण है, विकास कार्य प्रभावित हुआ है। ज्ञान प्रतिनिधि का मुख्य फोकस जातिगत वोट बैंक पर होता है। जनप्रतिनिधि का मुख्य फोकस जातिगत वोट बैंक पर होता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी, लोकतंत्र समृद्ध और समावेशी, जातिगत विशेष योजनाओं में बढ़ोतरी, अपनी जाति के उम्मीदवार को केवल अपनी जाति के विकास के बारे में सोचना आदि। उपरोक्त जातिगत व्यवस्था के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, निष्पक्ष रूप से उम्मीदवारों के द्वारा जातिगत भाषण पर प्रतिबंध और जनता को जागरूक कर जातिगत मत व्यवहार से रोजगार केंद्रित, विकास केंद्रित और अवसंरचना केंद्रित आदि पर मत व्यवहार आदि। अतः हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में जाति व्यवस्था की अहम भूमिका है, लेकिन जन जागरूकता से इसे निरंतर कमी देखी जा रही है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। संवैधानिक दर्जा देने के बाद भी पंचायती राज संस्थाओं का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। उपरोक्त कथन का विश्लेषण कीजिए। जब पंचायत राज स्थापित हो जाएगा तब लोकमत ऐसे भी अनेक काम कर दिखाएंगे जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। गांधी। उपरोक्त पंक्तियां पंचायती राज संस्थाओं की महत्ता को इंगित करती है, जो भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया है। 73वें संवैधानिक संशोधन की मुख्य विशेषताएं क्या है? इस संशोधन ने संविधान में 2 नए भागों को शामिल किया था, भाग 9 और भाग 9A। नगरपालिका, भाग 9 पंचायती राज। लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी इकाई के रूप में ग्राम सभाओं को रखा गया है, जिनमें मतदान के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं। उन राज्यों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो, वहां ग्राम, प्रखंड और ग्राम जिले स्तर पर पंचायत के माध्यम से पद भी जनसंख्या में SC/ST जाति के अनुपात के आधार पर आरक्षित किए गए।
उन राज्यों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो वहाँ ग्राम, प्रखंड तथा जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई। अनुच्छेद 243 बी, सभी स्तरों पर सीटों को प्रत्यक्ष निर्वाचित द्वारा भरा जाता है। अनुच्छेद 243 सी, अनुसूचित जनजातियों तथा जातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया था। सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के बाद पद भी जनसंख्या में एससी तथा जाति के अनुपात के आधार पर आरक्षित किए गए। उपलब्ध सीटों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। एससी एसटी के लिए आरक्षित स्थानों में से 1/3 सीटें इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित है। सभी स्तरों पर अध्यक्षों के 1/3 पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुच्छेद 243 डी, प्रतिनिधियों के लिए एक समान 5 वर्षीय कार्यकाल निर्धारित किया गया है और कार्यकाल की समाप्ति से पहले निकायों के गठन के लिए निर्वाचित प्रक्रिया पूरी करनी आवश्यक है। निकाय के विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर निर्वाचित करना अनिवार्य। अनुच्छेद 243 ई, मतदाता सूची के अधीक्षक, निर्देशक और नियंत्रक के लिए प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग होंगे। अनुच्छेद 243 के, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पंचायतों को शक्ति और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य विधानमंडल विधि बना सकेगी। अनुच्छेद 273 जी, 293 जी, 243 जी, पंचायत के दायरे में 29 कार्यों की सूची शामिल है। पंचायत के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना वित्त आयोग का गठन प्रत्येक राज्य करेगी। अनुच्छेद 243(1), राज्य सरकारों से बजटीय आवंटन, करों के राजस्व की साझेदारी, करों का ग्रहण केंद्र सरकार के कार्यक्रमों अनुदान केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान के संबंध में उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 243(h), 27 वर्ष पूरे होने पर पंचायती राज संस्थाओं का विश्लेषण। पंचायती राज संस्थाओं ने 27 वर्ष की अपनी यात्रा के उल्लेखनीय सफलता पाई है, भारी विफलता भी झेली है। इनका मूल्यांकन इनके द्वारा तय किए गए लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। जहां पंचायती राज संस्थाएं जमीनी स्तर पर सरकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा बेहतर प्रशासन प्रदान करने के मामले में विफल रही है, देश में लगभग 2,50,000 पंचायती राज संस्थाएं और शहरी स्थानीय निकाय और 3 मिलियन से अधिक निर्वाचित स्थानीय स्वशासन प्रतिनिधि मौजूद हैं। स्थानीय सरकारों में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व से महिला के आगे आने तथा अपराधों की रिपोर्ट दर्ज कराने की संभावनाओं में वृद्धि हुई है। इसके अलावा राज्य ने विभिन्न शक्ति हस्तांतरण प्रावधानों को वैधानिक सुरक्षा प्रदान की, जो सरकारों को व्यापक रूप से सशक्त बनाता है। केंद्रीय वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए धन आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। पर्याप्त धन की कमी पंचायतों के लिए समस्या है। इनके क्षेत्राधिकार में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है ताकि स्वयं धन जुटाने में सक्षम हो सके। पंचायतों के कार्यकलाप में क्षेत्रीय संसद और सांसदों और विधायकों के हस्तक्षेप ने ही उनके कार्य और निष्पादन में प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। 73वें संविधान संशोधन ने स्थानीय स्वशासी निकायों के गठन को अनिवार्य बनाया, किंतु वित्त पोषण का उत्तरदायित्व विधानमंडल को सौंप दिया गया, जिससे पंचायतों की स्थिति बदतर हो गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जल के प्रावधान शासन कार्य हेतु अनिवार्य नहीं बनाया गया। पंचायती राज संस्थाएं संरचनात्मक कमियों से भी त्रस्त है और इन्हें तकनीकी ज्ञान का अभाव है। महिलाओं और एससी एसटी प्रतिनिधियों के मामले में क्रमशः पंचपति तथा प्राक्ति प्रतिनिधि की उपस्थिति जैसी समस्याएं भी सम्मिलित है। कार्यों और निधियों के विभाजन में अस्पष्टता की समस्या भी दृष्टिगत है। निष्कर्ष क्या है? सामुदायिक, सरकारी और विकासात्मक एजेंसियों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाकर ग्रामीण लाभार्थियों के जीवन में समग्र परिवर्तन लाना उस समय की तत्कालीन आवश्यकता है। कार्य समानुदेशन में अस्पष्टता होना महत्वपूर्ण है तथा स्थानीय सरकारों के पास वित्त के स्पष्ट और स्वतंत्र स्रोत होने चाहिए। अस्थायी विकेंद्रीकरण तथा समर्थन के लिए जनता की मांग में विकेंद्रीकरण के एजेंडे पर केंद्रित होनी चाहिए। संविधान की मूल संरचना। संविधान की मूल संरचना। संविधान के आलोक में न्यायपालिका अनुच्छेद 32 तथा 226 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप कार्यपालिका तथा विधायिका के कार्यों का पुनरावलोकन करती है। इसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। इसी क्रम में न्यायपालिका ने विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। आधारभूत संरचना का सिद्धांत उनमें से एक है। आधारभूत संरचना की उत्पत्ति। अनुच्छेद 368 देखने से ये प्रतीत होता है कि 2/3 बहुमत के आधार पर विधायिका संविधान के किसी भी भाग को परिवर्तित कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने इसे
इनकार करते हुए कहा है कि इसी विचार पर बल देते हुए विभिन्न वादों में ये कहा गया है कि संसद को संशोधन की शक्ति है आर्टिकल 368 के अनुरूप, परंतु आधारभूत ढांचे को बदलना संविधान को बदलने जैसा है। परंतु आधारभूत ढांचे को बदलना संविधान को बदलने जैसा है। न्यायपालिका के अनुसार भारतीय संविधान के अनेक आदर्श, गाथा और धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य और सिद्धांत समाहित हैं, जो उनके शब्दों से यह ज़्यादा उसकी भावना में है। भारतीय संविधान की आत्मा और दर्शन को उसके आधारभूत अवयव बताते हुए उच्च न्यायपालिका ने विभिन्न निर्णय के माध्यम से संसद तथा भारत की जनता को अवगत कराया है। इनमें से कुछ प्रमुख वाद निम्नलिखित हैं। गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, मिनर्वा मिल वाद। आधारभूत संरचना की व्याख्या गोलकनाथवाद के अनुसार है। शंकरी प्रसादवाद में न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय में आर्टिकल 368 की शक्ति से मूल अधिकारों में परिवर्तन किए जा सकते थे से विपरीत निर्णय देते हुए भाग 3 को आधारभूत संरचना बताया। इसके अनुसार है कि गोलकनाथवाद में 17वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी, जिसमें 9वीं अनुसूची का विस्तार कर निजी संपत्ति के हरण को बताया गया था। न्यायालय ने संदर्भ में निर्णय देते हुए कहा कि अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण तथा संविधान के अन्य भागों से उच्चतर है, उनको कम या खत्म करने के लिए नवगठित संविधान सभा ही योग्य है। न्यायालय ने गोलकनाथवाद में ये कहा कि भविष्य में ये वाद मूल अधिकारों को संशोधित करने पर प्रतिबंध लगाता है। आधारभूत संरचना और केशवानंद भारतीवाद। लोकप्रिय रूप से इसे मूल अधिकारवाद के रूप में जाना जाता है, जिसे संविधान के विभिन्न संशोधनों जैसे 24, 25, 26, 29वें को चुनौती दी गई। इसमें निम्न विषय पर विचार किया गया। संशोधन की प्रक्रिया क्या थी? संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकता है। गोलकनाथवाद के विपरीत संसद की विधायी और संवैधानिक शक्ति पृथक है। मूल अधिकारों में संशोधन संभव है। आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचे को बताते हुए 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ कहा कि आधारभूत ढांचा संविधान की आत्मा और उसके सार तत्व है, जिसको संशोधित करना संविधान के निर्माण के बराबर है। न्यायपालिका ने आधारभूत ढांचे को परिभाषित नहीं किया। कहा कि भविष्य में उसके ऊपर है कि वह संविधान के किस भाग को आधारभूत ढांचा बताए। मिनर्वा मिल्स वाद। इस वाद में भी न्यायपालिका ने आधारभूत ढांचे को विस्तार देते हुए कहा कि मूल अधिकार तथा उसको परिवर्तन के लिए 42वें संविधान संशोधन के भाग 4 को संविधान असंगठित और मूल ढांचे के विरोधी है। अतः आधारभूत ढांचे को बनाए रखने के लिए, जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार न्यायालय को है, न्यायालय के अनुच्छेद 368 भाग 4 को निरस्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अलग अलग अवसरों पर न्यायालय ने शक्ति पृथक्करण और धर्मनिरपेक्षता आदि को आधारभूत संरचना बताया है। अतः आधारभूत संरचना के सिद्धांत का विकास से न्यायपालिका ने संविधान की भावना, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को महत्व देते हुए संदर्भ को विषय वस्तु के ऊपर महत्व दिया है। ये भावना संविधान के शब्दों में अंतर्निहित है। रिट अधिकारिता। मूल अधिकारों की परिवर्तनीयता और उसके महत्व को बताते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना संविधान निरर्थक हो जाएगा, तो मैं अनुच्छेद 32 के सिवा किसी और अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। मौलिक अधिकारों को परिवर्तनीय बनाने के लिए अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकारिता करता है। अनुच्छेद 32 का दोहरा महत्व है, क्योंकि ये व्यक्ति को एक मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। मूल अधिकारों की परिवर्तनीयता अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य बताया गया है। अतः अनुच्छेद 32 का मूल अधिकारों की परिवर्तनीयता की मशीनरी के रूप में उच्चतम न्यायालय इसके मूल अधिकार में निर्देशित करता है। मूल अधिकारों को बनाए करने के लिए अनुच्छेद 32(1) की समुचित प्रक्रिया का पालन कर व्यक्ति अपने अधिकार प्रवर्तन के लिए जा सकता है, क्योंकि ये पारंपरिक मान्यता है कि व्यक्ति जिसका अधिकार हनन हुआ है, उसे ही न्यायालय में जाना चाहिए। 1980 के दशक के बाद उपरोक्त प्रक्रिया को सरल बनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने लोकहितवाद का जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय में मूल अधिकारों के लिए उपचार उपलब्ध कराया है। अनुच्छेद 32(2) के तहत मूल अधिकारों को अनुल्लंघनीय बनाने के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय को संवैधानिक उपचारों के लिए प्राप्त रिट, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, सशरीर उपस्थित होना, प्रतिषेध कार्य का संपादन और प्रतिबंधित करना, उत्प्रेषण और मग लेना, अधिकार पृच्छ और परमादेश आज्ञा देना,
बंदी प्रत्यक्षीकरण सशरीर उपस्थित होना, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, यह राज्य तथा निजी व्यक्ति के विरुद्ध अधिकारों की रक्षा प्रदान करता है। इसके अनुसार जीवन के आधार अवैधानिक बंदी के अधिकारों के अनुप्रयोग का उपचारण है। अनुच्छेद आर्टिकल 20, 21 और 22। गुलाम नबी आज़ाद ने जीवन की गरिमा में के हनन पर आर्टिकल 32 का उपयोग कर कश्मीर जाने का अधिकार प्राप्त किया था। गुलाम नबी आज़ाद ने जीवन की गरिमाता के हनन पर आर्टिकल 32 का उपयोग कर कश्मीर जाने का अधिकार प्राप्त किया था। न्यायपालिका के द्वारा दोषी व्यक्ति पर अपवाद है। न्यायपालिका के द्वारा दोषी व्यक्ति पर हेबियस कॉर्पस लागू नहीं होता। निवारक नजरबंदी के व्यक्ति में ये रिट प्राप्त नहीं हो। गोलकनाथ परमादेश। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्न को मूल अधिकार के हनन पर आदेश देता है। लोक कार्यालय सरकारी ड्यूटी पर लगे गए व्यक्ति को, उदाहरण प्रदूषण नियंत्रण हेतु सर्वोच्च न्यायालय को, संविधिक कार्यालय को निर्देश देना। अपवाद राज्यपाल, राष्ट्रपति और निजी कार्यालय को उच्च अधिकार पृच्छ हो गया। न्यायालय कोई परमादेश नहीं दे सकता। अधिकार पृच्छ हो गया। आर्टिकल 16 को प्रवर्तनीयता को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नौकरी में समानता इस रिट का प्रयोग न्यायालय करता है। फर्जी डिग्री से प्राप्त सरकारी कार्यालय की वैधता, इसमें चुनौती दी जा सकती है। प्रतिषेध इस रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मामले को उच्चतम न्यायालय कार्य संपादन से रोक देता है। प्रतिषेध का प्रयोग सामान्यतः न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के द्वारा किया जाता है। प्रतिषेध न्यायिक मामले के आरंभिक चरण में जारी होती है। उत्प्रेषण रिट के द्वारा उच्चतम न्यायालय सुनिश्चित करता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रिया का पालन किया है या नहीं। उत्प्रेषण न्यायिक मामले के उत्तरावर्ती चरण में जारी रिट है। भारतीय संविधान ने इस प्रकार विभिन्न रिट के माध्यम से मूल अधिकारों का उपचार व्यक्ति को उपलब्ध कराया है। इन्हीं रिटों के कारण सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार समूह अधिकारों के रक्षा में ही हो गया, जो कि भारतीय लोकतंत्र की भावना को प्रबल बनाता है। पुलिस सुधारों के बिना न्यायिक सुधारों की कल्पना व्यर्थ है। सर्वोच्च के क्वेश्चन है, देखो, पुलिस सुधारों के बिना न्यायिक सुधारों की कल्पना व्यर्थ है। सर्वोच्च के प्रकाश सिंह बादल के निर्णय के संदर्भ में उपरोक्त कथन पर टिप्पणी करें। हाल ही के वर्षों में पुलिस सुधार भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की चर्चा करें। प्रस्तुत कथन के आलोक में पुलिस सुधार की आवश्यकता और महत्ता को इंगित करते हुए बताया गया है कि चूंकि पुलिस बल राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यक्ति की एक निकाय है जो राज्य द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करती है, संपत्ति की रक्षा करती है, नागरिक व्यवस्था को सीमित करने का कार्य करती है, अतः कानून पालन की आवश्यकता शर्त है इस कानून को लागू करने की व्यवस्था जो मुख्यतः पुलिस के द्वारा की जाती है। राजनीतिक दबाव है। राजनीतिक दबाव, पुलिस की छवि सुधारना, अत्यधिक कार्य दबाव, पुलिस का अस्त्र शस्त्र का नवीकरण, पुलिस की आर्थिक स्थिति मजबूत करना, मानसिक स्थिति हेतु पुलिस के अधिकारों के दुरुपयोग को रोकना। राजनीतिक दबाव, पुलिस सुधार की आवश्यकता। इन सभी आवश्यकताओं को देखते हुए अनेक पुलिस सुधार आयोग का गठन समय समय पर होता रहा है, जैसे धर्मवीर आयोग, पद्मनाभैया समिति, मंडल पुलिस एक्ट 2006, प्रकाश सिंह आदि। प्रकाश सिंह समिति की रिपोर्ट क्या थी? इसका गठन 14 मई 1977 को सभी राज्यों में पुलिस सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने 1979 और 1981 के बीच कुल 8 रिपोर्ट पेश की। इस आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या है? जैसे किसी राज्य के पुलिस प्रमुख का कार्यकाल एक निश्चित समय सीमा तक सुनिश्चित हो तथा कार्यात्मक स्वतंत्रता को प्रोत्साहन दिया जाए। पुलिस के कामकाज को किसी तरह का बाहरी हस्तक्षेप न हो। प्रत्येक राज्य में पुलिस सुधार आयोग की स्थापना की जाए। सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख गाइडलाइंस क्या थी? स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया जाए। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया जाए ताकि पुलिस बिना दबाव के काम कर सके। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए जो पुलिस के खिलाफ आने वाली गंभीर शिकायतों की जांच करे। थाना प्रभारी से लेकर पुलिस प्रमुख तक की एक स्थान पर कार्यविधि 2 वर्ष तक सुनिश्चित की जाए। नया पुलिस अधिनियम लागू किया जाए। अपराध की विवेचना और कानून व्यवस्था के लिए अलग अलग पुलिस की व्यवस्था की जाए। अम्ब्रेला योजना, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की बृहद अम्ब्रेला योजना को केंद्र सरकार द्वारा 17-18 में 20-21 के लिए स्वीकृत किया गया। इस योजना के तहत 18,636 करोड़ रुपए केंद्र सरकार तथा 6,424 करोड़ रुपए राज्यों को देते हैं। विशेषता क्या है? जैसे कि आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, हथियारों की उपलब्धता, पुलिस बल की गतिशीलता, किराए पर हेलीकॉप्टर, पुलिस वायरलेस
अपग्रेडेशन CCTNS परियोजना इसमें शामिल है। जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर राज्य वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र से 10,132 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश का प्रावधान आंतरिक सुरक्षा हेतु पूर्वोत्तर राज्य में पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन्वेस्टिगेशन सुविधाओं के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मौलिक अधिकार सुधार लाने के उद्देश्य से थानों को जोड़कर अपराध और अपराधियों के रिकॉर्ड का राष्ट्रीय डेटाबेस स्थापित करना तथा कामगार फोरेंसिक लैब इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को जोड़ता है। इसके अतिरिक्त अमरावती में अत्याधुनिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना, जयपुर में सरदार पटेल वैश्विक सुरक्षा केंद्र, उत्थान आतंकवाद निरोधी एवं आतंकवादी गतिविधि रोकथाम केंद्र बनाने की योजना। निष्कर्ष: पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय है तथा भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि और 1(2) में है। अतः सुधारों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अतः उनके सुधारों में इनकी चुनौतियां भी महत्वपूर्ण एवं ध्यान देने योग्य है, जिनकी निराकरण परामर्श आवश्यक है। फर्जी इनकाउंटर। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे को एक मुठभेड़ में मार गिराया, जिसके कारण आपराधिक न्याय प्रणाली और संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर अनेक प्रश्न खड़े हो गए। भारतीय संविधान में सभी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 के अनुसार भारत में कानून के द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसके जीवित रहने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करे और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकार को बनाए रखे, चाहे वह निर्दोष हो या अपराधी। हालांकि ये विडंबना ही है कि पुलिस द्वारा अनेक अपराधी को मुठभेड़ में ही मार दिया जाता है और इसके निम्न उदाहरण हैं। हाल ही में मुठभेड़ में मारे गए आपराधिक मामले, जैसे कि 2020 में विकास दुबे इनकाउंटर, 2018 में भोपाल जेल इनकाउंटर, 2019 में हैदराबाद रेप इनकाउंटर, 2004 में वीरप्पन इनकाउंटर, 2008 में बाटला हाउस इनकाउंटर, 2004 में गुजरात इशरत जहां इनकाउंटर करने का पुलिस का अधिकार। पुलिस बल को आत्मरक्षा में और व्यक्तिगत एवं एकमात्र उद्देश्य के लिए ही, जहां शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो, अपराधी को घायल करने या जान से मारने का अधिकार है। IPC की धारा 96 के तहत प्रत्येक मनुष्य को निजी रक्षा का अधिकार है, जो कि एक प्रकृति और एक अंतर्निहित अधिकार है। IPC की धारा 96 के तहत प्रत्येक मनुष्य को निजी रक्षा का अधिकार है, जो कि एक प्रकृति और एक अंतर्निहित अधिकार है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 46 के अनुसार पुलिस बल को यह अधिकार दिया गया है कि एक ऐसे अपराधी जिसने ऐसा कोई अपराध किया हो जिसको सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास हो सकती है, तो उस संदर्भ में यदि बल का प्रयोग यहाँ तक कि हत्या भी आवश्यक हो जाती है तो पुलिस कर सकती है। इस प्रकार देखा जाए तो निम्न परिस्थितियों में पुलिस द्वारा इनकाउंटर करने का अधिकार प्रदान किया गया है। हालांकि वर्तमान समय में मुठभेड़ में हत्या के निम्न कारण है, जैसे कि इनकाउंटर का कारण है जन समर्थन, राजनीतिक समर्थन, पुरस्कार और अप्रभावी संस्थाएं और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की नायक की भांति पूजा की जाती है। जन समर्थन। वर्तमान समय में न्याय में देरी होने के कारण लोगों की न्यायपालिका में विश्वास की कमी दिखाई दे रही है, जिसके कारण पुलिस बल द्वारा जन समर्थन के कारण इनकाउंटर करना पड़ता है। हैदराबाद रेप कांड में क्या हुआ? जैसे हैदराबाद रेप कांड। राजनीतिक समर्थन। कई नेता कानून और व्यवस्था बनाए रखने में अपने उपलब्धि के रूप में इनकाउंटर की संख्या को प्रमुखता देते हैं। पुरस्कार हो गया। अक्सर देखा जाता है कि बहुत बार मुठभेड़ों के लिए पुलिस बल को पुरस्कृत किया जाता है और कई बार सरकार द्वारा टीमों की पदोन्नति और नकद प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है। अप्रभावी संस्थाएं। कई बार मानव अधिकारों की रक्षक संस्थाएं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग कई वर्षों से निरर्थक साबित हो रही है। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट नायक की भांति पूजा। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि इनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मी समाज में नायक के रूप में उभरकर सामने आते हैं, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि ये पुलिसकर्मी अपराधियों को मारकर समाज की सफाई का काम कर रहे हैं। हालांकि मुठभेड़ में बढ़ती हत्या के संविधान में कानून के शासन के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और मानवाधिकार के हनन हो रहे हैं। वैसे निम्न प्रकार से देख सकते हैं, जैसे इनकाउंटर का भारतीय विधि शासन पर प्रभाव।
इनकाउंटर बढ़ने के कारण न्यायपालिका और विधायिका के प्रति लोगों में विश्वास की कमी हुई है। संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन हुआ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती है। मानवाधिकारों का हनन है। कभी कभी इनकाउंटर में निर्दोष व्यक्तियों की हत्या हो जाती है। उपरोक्त प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक न्याय प्रणाली के दिशा निर्देश जारी किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश क्या है? पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य मामला 2014। इसमें इस रिट में सवाल उठाया गया था कि रिट में 99 मुंबई पुलिस के द्वारा मुठभेड़ की वास्तविकता पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था। पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई मौत के मामले में पूरी तरह से प्रभावी और स्वतंत्र जांच के लिए 16 दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इनमें से कुछ इस प्रकार है, जैसे कि पुलिस अग्नेयास्त्रों के प्रयोग के द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आपराधिक जांच हेतु एफआईआर दर्ज करना। स्वतंत्र जांच। मुठभेड़ में हुई मौत की जांच के लिए सीआईडी टीम या किसी वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में जांच किया जाए। एनएचआरसी को किसी भी एनकाउंटर के विषय में तत्काल सूचित किया जाए। आईपीसी के अपराध के तहत हुई मुठभेड़ की जांच। हालांकि ये विडंबना ही है कि संवैधानिक प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बावजूद मुठभेड़ में हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए निम्न उपाय किए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि इनकाउंटर में होने वाले मौत की स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए। इसके लिए कठोर कानून बनाया जाए। पुलिसकर्मियों पर होने वाले किसी भी हमले को रोकने के लिए अभियुक्त को उचित हिरासत की व्यवस्था और आपराधिक न्याय प्रणाली की समीक्षा करना और अपेक्षित पुलिस सुधार करना। गिरफ्तारी के समय व्यक्ति के मानव अधिकारों के पक्ष को ध्यान में रखना। सारांश होगी, ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। यहाँ की शासन व्यवस्था मानव अधिकारों की प्रशंसा विश्व स्तर में होती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ की जो शासन व्यवस्था है और मानव अधिकारों की जो प्रशंसा है वो विश्व भर में होती है। हालांकि वर्तमान समय में इस प्रकार के बढ़ते मामले के कारण भारत की न्यायिक व्यवस्था और लोकतंत्र दोनों के लिए चुनौती उत्पन्न कर दी है। अतः सरकार को इस प्रकार के बढ़ते मामले को रोकने हेतु उचित और त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे उत्पन्न चुनौती को देखकर ही मुख्य न्यायाधीश पीएन भागवती ने कहा था कि मुझे अत्यंत दुख हो रहा है कि देश की न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त होने की राह पर है। न्यायिक स्वतंत्रता। देखो, न्यायिक स्वतंत्रता क्वेश्चन है। न्यायिक स्वतंत्रता एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, तीव्र और कुशल न्यायपालिका की किसी भी देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक औसतन नागरिक का शासन के तीनों अंगों में से सर्वाधिक विश्वास न्यायपालिका में ही है, परंतु हमारी न्यायपालिका की कार्यप्रणाली बेहद धीमी और लगभग अक्षम हो चली है। निर्भया घटना के 8 वर्ष बाद न्याय का मिलना न्याय न मिलने के बराबर ही है। अतः त्वरित न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने तथा सुशासन की व्यवस्था कायम रखने के लिए न्यायिक सुधारों पर अमल किए जाने की आवश्यकता है। धीमी न्याय प्रणाली का कारण क्या है? न्यायिक बैकलॉग, वित्त का अभाव, न्यायाधीशों की कमी, तकनीक की क्षमता, भ्रष्टाचार, न्यायिक अतिरेक, सरकार की लापरवाही, त्वरित निपटान हेतु ट्रिब्यूनल की कम संख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार 121.07 करोड़ की जनसंख्या को यदि देखा जाए तो न्यायिक प्रक्रिया धुंधली और अस्पष्ट दिखाई देती है। यदि हम 2019-20 की बात करें तो भारत देश में 3.58 करोड़ केसेस पेंडिंग है। 3.3 करोड़ केसेस पेंडिंग है। कानून मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर औसतन 19 न्यायाधीश हैं और साथ ही कुल मिलाकर न्यायपालिका में 6000 से भी अधिक न्यायाधीशों के पद खाली हैं। एक शोध में बताया गया है कि न्यायिक प्रणाली में भ्रष्टाचार भी लिप्त है जो निचले से ऊपरी अदालतों तक फैली है। एक उदाहरण में ये भी देखा जा सकता है कि 1984 के सिख दंगे, जो कि अब बहुत बड़ा दंगा माना जाता है, का परिणाम 2019 के अंत में आया। अर्थात दंगा के 35 वर्ष के बाद हमें इसका परिणाम दिखाई देता है। तब तक दोषियों की मौत हो चुकी होती है तथा कुछ दोषी मरणासन अवस्था में है। इससे न्यायिक प्रणाली में विश्वसनीयता की कमी दिखाई पड़ती है। हाल ही में एक चर्चित बलात्कार कांड, निर्भया कांड, जिसमें देश की आत्मा को झंझोर कर रख दिया, इसका परिणाम 8 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद निकला। इससे न्यायिक प्रणाली को अविश्वास और लोकतंत्र में कमी दिखाई देती है। भारत में न्यायिक सुधार की आवश्यकता है। लोकतंत्र में आस्था और विश्वसनीयता की कमी। 3.5
प्राइवेट करोड़ केसेस पेंडिंग, जटिल और महंगी न्यायिक प्रक्रिया, न्यायाधीशों की संख्या में कमी, मुख्य न्यायाधीश के लिए एक निश्चित कार्यकाल। हाल ही में हैदराबाद के एक डॉक्टर के बलात्कार और मर्डर केस में कथित पुलिस रिपोर्ट के अनुसार बलात्कारियों के भागने के क्रम में बलात्कारी पुलिस की गोली का शिकार होते हैं और मारे जाते हैं। पुलिस पर जनता द्वारा फूल बरसाया जाता है। ये प्रदर्शित करता है कि वर्तमान समाज को भारतीय न्याय प्रणाली में अब कम विश्वास है। सरकार तथा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक सुधार हेतु उपाय, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या 34 कर दी गई है। उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय के लिए अलग अलग हाईकोर्ट के गठन, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना की गई है। 2019 में आंध्र प्रदेश में भी कोर्ट की स्थापना की गई है। तेलंगाना में जनहित याचिका PIL फास्ट ट्रैक कोर्ट, इसकी मदद से लंबित केसों को चलाकर केस की संख्या में कमी करना, लोकपाल का गठन, न्याय प्रणाली में तीव्रता लाने हेतु समाज से परस्पर संवाद बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि देश की न्यायपालिका समाज का अभिन्न अंग होती है। ई-कोर्ट, परिवार न्यायालय, ट्रिब्यूनल, पंचायत न्यायालय का गठन कर लंबित मामले को निपटाने का प्रयास करना, लोक अदालत का महीने में कम से कम एक बार आयोजन। कोविड-19 महामारी के दौर में जिस तरह से ऑनलाइन मामले को देखा जा रहा है, वैसे मामले में आगे भी जारी रखा जाए। वर्चुअल कोर्ट का गठन करना, हाल ही में चीफ जस्टिस के कार्यकाल में सूचना के अधिकार के दायरे में लाया गया। हाल ही में चीफ जस्टिस के कार्यालय को सूचना के अधिकार के दायरे में लाया गया है, जिसमें पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का न्याय से जुड़ाव होगा। न्यायिक खर्च की राशि को बजट में बढ़ाने की मांग, प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा जजों को नियुक्त करने की कॉलेजियम व्यवस्था के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का निर्माण करने जा रही है। न्यायिक डेटाबेस को तैयार किया गया, जो न्याय में तीव्रता लाने में कारगर होगा। विधि आयोग की रिपोर्ट में यह प्रस्तावित किया गया है कि खंडपीठों के माध्यम से उच्च न्यायालय के कार्यों का विकेंद्रीकरण किया जाए, जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र में वृद्धि की जाए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद हस्तांतरणीय बनाया जाए और न्यायाधीशों की संख्या वर्ष 1987 के आधार पर 5 गुना बढ़ाई जाए। अतः जजों की नियुक्ति करने में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव खत्म होने चाहिए या ऐसी स्वीकार्य समाधान निकालना चाहिए जिसमें दोनों पक्षों के मतों को सम्मान दिया जाए। भारत की न्यायपालिका की कार्यपद्धति में विविध पक्षों में न्यायिक सुधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसमें नियुक्ति, स्थानांतरण और अवसंरचना विकास प्रमुख हो।